हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। अब देखिए, जहां बात गवर्नमेंट जॉब की है तो इनके आते हैं नोटिफिकेशंस, और जैसे ही नोटिफिकेशन आते हैं वैसे ही बच्चे हो जाते हैं काफी खुश। तो ऐसी एक खुशखबरी मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आई हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है IBPS RRB PO और क्लर्क 2021 का। मतलब अब आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक, जिसे हम ग्रामीण बैंक भी कहते हैं। तो रीजनल रूरल बैंक्स जो है ये अपना खुद का एग्जाम लेते हैं। ओके, ये मतलब IBPS ही कंडक्ट करवाता है, लेकिन स्पेसिफिकली इस बैंक के लिए अलग से वो कंडक्ट करवाता है एग्जाम्स को। ठीक है, तो इसकी नोटिफिकेशन आ गई है कि एज क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट्स कैसे पूछे जाते हैं, कितने फेज में एग्जाम होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से पोस्ट के लिए ये जो नोटिफिकेशन है वो आया है, ये सबको हम आज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आरआरबी उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है जो ये बहाना देते हैं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। चलिए, कई लोग बहाना भी देते हैं, कईयों की इंग्लिश एक्चुअली भी वीक होती है। तो अगर आप पर्टिकुलरली IBPS के जो एग्जाम्स होते हैं PO और क्लर्क के, उसमें इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा जो SBI होता है, SBI में भी इंग्लिश जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन जहां तक बात RRB एग्जाम की है तो यहाँ इंग्लिश आपका एक ऑप्शनल हो जाता है। मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको अपनी खुद की मदर टंग आती है या फिर हिंदी आती है तो भी आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लगता है कि उनकी इंग्लिश वीक है, तो आप आरआरबी की तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा मौका है, अच्छे से तैयारी कीजिए और इस एग्जाम को क्लियर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरआरबी की जो नोटिफिकेशन है वो 7 जून 2021 को आ गई थी। जस्ट 1 सेकेंड। जिसमें जो वैकेंसी आई है, कलेक्टिव वैकेंसी की मैं बात कर रही हूँ, पूरी जो PO की, क्लर्क की, देन ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, तो ये आई है आपकी 10,446 के आसपास में आई है सारी पूरी वैकेंसीज। देन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होगा फिल होना, ये होगा आपका जून 8, 2021 से, मतलब कि कल से स्टार्ट हो चुका है। तो इसे जितना जल्दी हो सके उसे फिल कर दीजिए। क्लोज कब होगा आपका? 28 जून 2021। अब देखिए, आरआरबी PO क्लर्क के डेट्स क्या है कि कब इसके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, अब ये किसके एग्जाम? प्री की, क्योंकि देखिए बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं ये 2 फॉर्म में होते हैं। एक होता है आपका PO में एक फेज 1, फेज 2। तो फेज 1 होता है आपका प्री। तो जहां बात प्री की है तो आरआरबी PO या क्लर्क के जो प्री के एग्जाम्स है उनके कुछ डेट्स दिए गए हैं, जैसे कि 1 अगस्त, 7, 8, 14, 21 अगस्त। ठीक है, तो ये 5 टेंटेटिव डेट्स हैं कि इनके आसपास में ही आपका आरआरबी PO और क्लर्क के प्री के एग्जाम्स होंगे। अब प्री के जैसे ही एग्जाम्स हो गए, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमारा प्री क्या है, क्लियर हो रहा है। तो तुरंत आप क्या कीजिए, आपके PO और क्लर्क के मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि काफी समय मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर यहाँ मैं बात करूं तो देखिए, अगर 14 अगस्त के आसपास किसी का प्री होता है, ठीक, तो उसके बाद में जो आपका मेंस आएगा वो आएगा 25 सितंबर, और अगर क्लर्क के मेंस की बात करें तो वो आएगा आपका अक्टूबर 3, 2021, है ना। तो काफी लंबा समय आपको मिलता है, तो इसकी तैयारी आप करना चालू कर सकते हैं। आप आज से ही चालू कर दीजिए, किसी ने मना नहीं किया है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो देखिए जनरल या EWS के लिए फीस है भैया 850 रुपीज, और SC ST और PWD लोगों के लिए है 175। काफी दुखद चीज है, लेकिन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रही फीस स्ट्रक्चर, बिल्कुल आप फीस को पे कर दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल फीस है तो इसको हम पे कर सकते हैं, लेकिन तैयारी कीजिए। फिर देखिए होता क्या है ना, आधे लोग तो क्या बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, जब तक आप तैयारी करोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। तैयारी करने के लिए क्या करो, फॉर्म भर दो, पैसा दिखेगा ना कि पैसा लगा यार, तो तैयारी अपने आप होती है। ठीक है, तो ऑनेस्टली के साथ में तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए अब एक बार क्लर्क और PO को अलग अलग करके देखते हैं। तो आरआरबी क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया आप बोल सकते हो। और देखिए आरआरबी क्लर्क मतलब क्या हो गया आपका, मल्टीपर्पस, यहां पे लिख देती हूँ, मल्टीपर्पस के लिए।
अगर बात की जाए तो इसकी एज रहेगी आपकी 18 से 28 ईयर्स, ठीक है। 28 के बाद वाले से फिल नहीं कर सकते, 18 से पहले वाले फिल नहीं कर सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है नॉर्मल ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा। एग्जाम फेज जो है वो 2 पार्ट में होंगी एग्जाम्स, एक होगी आपकी प्री में और मेंस में। कैसे इसके पेपर आते हैं, क्या आते हैं, ये सबको हम देखेंगे। वैकेंसी की अगर बात की जाए तो 5000 के ऊपर मतलब 5096 के आसपास की आपके पास वैकेंसीज है ओनली फॉर IBPS RRB क्लर्क की इतनी वैकेंसी है। लोकेशन हो सकती है एनीवेयर इन योर एग्जाम स्टेट और सैलरी जो है वो 32,000 अप्रॉक्स मतलब 30 से 35 के बीच में ये वेरी करता है। अब देखिए जहां तक बात लोकेशन और एग्जाम की है तो ये इसमें एक पैटर्न होता है कि देखिए ग्रामीण बैंक मतलब क्या हुआ, आपको गांव-गांव जाकर वर्क करना है। अब बिकॉज आपको गांव में वर्क करना है तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज होती है, बिकॉज गांव वालों को जरूरी नहीं है हिंदी आए या इंग्लिश आए, उन्हें उनकी खुद की लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना, तो वो ज्यादा जरूरी होता है कि आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी किसी स्टेट से अगर आप कोई फॉर्म को फिल करते हो, ठीक है, तो याद रखना कि उस स्टेट के सामने में कौन कौन सी लैंग्वेजेस दी गई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ या MP की, तो यहाँ पर हिंदी जो है वो मेन लैंग्वेज है, ठीक, हिंदी आपको आनी ही चाहिए। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो उसमें उर्दू, डोगरी, तो ये सब जो लैंग्वेजेस है ये आपको आनी चाहिए, तभी आप उस पर्टिकुलर स्टेट से जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में कहीं पर भी फिर आपको लोकेशन मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर फीमेल्स हैं तो फीमेल्स को थोड़ा सा घर के पास में ही देते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा इंटीरियर में नहीं फेंकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार देखेंगे RRB PO का। तो देखिए अगर मैं PO स्केल 1 की बात करूं, क्योंकि जो स्केल 1 ऑफिसर्स होते हैं उन्हें हम PO कहते हैं, इसके अलावा वैकेंसीज जो है वो स्केल 2 और स्केल 3 के लिए भी आई है। तो यहाँ हम स्केल 1 को पहले देखते हैं। तो इसकी एज एलिजिबिलिटी होगी 18 से 30 इयर्स, 2 साल और बढ़ा दिया है, तो 30 तक के जितने भी लोग हैं ये सब इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना है। एग्जाम फेज यहाँ पे भी 2 पैटर्न में होगा, प्री और मेंस। अब देखिए यहाँ की वैकेंसी थोड़ी सी कम है क्लर्क के मुताबिक, 4119 ऑल ओवर इंडिया। लोकेशन एनीवेयर इन योर एग्जाम स्टेट, है ना, जहां से भी आप एग्जाम देंगे तो वहां से आपका क्या रहेगा, लोकेशन आपको वहां मिलेगी। सैलरी जो है वो अप्रॉक्स आपकी कितनी हो जाती है, 42,000 जो है वो आपकी अप्रॉक्स सैलरी हो जाती है। तो इस चीज को आप यहाँ पे याद रखेंगे कि सबसे पहले तो वैकेंसी क्या है आपको पता चल गई। अब देखिए आपके स्टेट के लिए पर्टिकुलर आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो वो स्टेट में कितनी वैकेंसी है उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है, इस चीज को भी आपको याद रखना है, तभी आप इस एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा एज क्राइटेरिया की, जिसमें जनरली लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। तो देखिए अगर मैं ऑफिसर स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, PO जिसे कहते हैं ना, अगर मैं PO की बात करूं तो इसमें जो आपकी एज है वो क्या बोल रहा है कि 18 से ऊपर और 30 ईयर से बिलो होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं कि पर्टिकुलर डेट की, कि बर्थ डेट के हिसाब से, क्योंकि इसमें भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं ना, खासकर गर्ल्स बोलेंगी कि नहीं मेरी एज तो 30 नहीं है, मेरी तो कम एज है, तो इसलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट भी दे दी है कि जो भी पर्सन है वो 3/6/1991 इसके पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, 3 जून 1991 के पहले का नहीं होना चाहिए, और 31 मई 2003 इसके बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये 31 के बाद में अगर ये 1/06/2003 है तब भी ये नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं, है ना। और यहाँ पे भी इसके पहले के जो है वो नहीं चलेंगे। अगर 02.06/1991 है तब भी ये एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में देना है। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, मतलब ये दोनों इंक्लूडेड है। अगर आप 3 जून को भी पैदा हुए हो तब भी आप एग्जाम दे सकते हो, अगर आप 31 मई 2003 को पैदा हुए तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस चीज को याद रखना, ये दोनों डेट्स क्या है, इंक्लूसिव है, इससे पहले नहीं इसके बाद में नहीं। अब
एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। अगर आप स्केल ऑफिसर स्केल 1 के एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एजुकेशन की, हमने एज की तो देख ली है ना, 18 से 30 ईयर्स, और साथ में हमने डेट भी देख लिया। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कि एक तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, इसके अलावा जो भी पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज है, देखिए आरआरबी जब भी आप देंगे ना तो ध्यान रखिएगा उसमें लोकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इसके अलावा कंप्यूटर पे वर्किंग आपको आनी चाहिए। देन स्पेसिफिकली वहां पे कुछ डिग्रीज दी गई है, जब भी आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे ना यू विल फाइंड कि एक पर्टिकुलर डिग्री के लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, आप ये कह सकते हैं प्रेफरेंस दी जाएगी। तो वो कौन कौन से, अगर आपने एग्रीकल्चर में डिग्री ली है, या हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, लॉ, इकोनॉमिक्स, आईटी, मार्केटिंग एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इन डिग्री वालों को क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस चीज को यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो भी है प्रेफरेंस अलग बात है, सबसे पहले एग्जाम नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्जाम फॉर्म को भर डालो और तैयारी चालू कर दो। सिलेक्शन हो गया तो फिर बल्ले बल्ले, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं अब ऑफिसर स्केल 2 की, है ना, तो स्केल 2 और 3 में आपको एक्सपीरियंस भी मांगा है। अगर आप स्केल 1 तक हैं तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन स्केल 2 और 3 के लिए एक्सपीरियंस भी लगेगा, साथ में जो एज है उसको भी थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो देखिए एज स्केल 2 के लिए क्या है आपका, 21 से ऊपर होनी चाहिए और 32 ईयर्स से तक होनी चाहिए, इसके बिलो होनी चाहिए, है ना, 33 34 वाले फिल नहीं कर सकते। अगर बात की जाए ऑफिसर स्केल 3 की, तो इसमें देखिए इसमें जो एक्सपीरियंस भी है ना वो 5 साल का मांगा है, तो ऑब्वियसली एज भी काफी बढ़ा देगा। तो सेम यहाँ पे एज कर दिया है 21 के अबव और बिलो 40 इयर्स। तो ये क्या कर दिया, इसको एक एज को फिक्स कर दिया कि इस एज के ही पर्सन जो है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले हम ऑफिसर स्केल 2 की बात करते हैं, जो कि क्या था 21 ईयर से लेकर 32 तक का, है ना। तो ये इसकी जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी आपकी जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स मैनेजर। तो इसमें जो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या मिनिमम 50% एग्रीगेट आपका रहना चाहिए। इसके अलावा सेम वही चीज है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब में आपकी डिग्रीज प्रिफरेबल है, कि इस पर प्रेफरेंस हो सकता है कि दिया जा सके। एक्सपीरियंस इसमें जो है वो दिया गया है 2 इयर्स का, ठीक है। तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उसकी यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। अब अगर बात की जाए, देखिए यहाँ 2 चीजें हैं, ठीक है। ऑफिसर स्केल 2 जो है इसमें 2 पोस्ट आई है अलग अलग। एक आई है आपकी जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जो जनरल रहेगा आपका, जो भी बैचलर्स डिग्री वाले हैं तो वो इस एग्जाम को दे सकते हैं और आपको एक्सपीरियंस 2 इयर्स का होना चाहिए। दूसरा इसी में आया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, ठीक है। तो अगर बात की जाए स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मैनेजर पोस्ट के लिए, तो क्या होता है, देखिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर मतलब कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में क्या होनी चाहिए, आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो पर्टिकुलर उन्हीं लोगों को ये लोग लेते हैं। उसमें होता ये है कि जो भी आपकी एग्जाम होगी वो सेम होगी, लेकिन एक प्रोफेशनल नॉलेज करके एक और एग्जाम हो जाता है कि जो भी प्रोफेशनल से आप हो तो उसका एक पर्टिकुलर अलग से आपका एग्जाम होगा। तो अगर आपकी बैचलर्स डिग्री आईटी में है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन, इन शॉर्ट आप कह सकते हो बीटेक वाले जो पर्संस होते हैं जनरली, अगर आपकी बैचलर्स डिग्री उसमें है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब जो बाकी आपको ग्रेजुएट होना है या फिर 50% मिनिमम एग्रीगेट आपका बनना चाहिए, है ना। देन इसके अलावा सर्टिफिकेट्स ASP, PHP, C++, जावा, VB, तो ये सब में आपके पास में कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप इंजीनियर्स हो तो आई डोंट थिंक सो ये सर्टिफिकेट्स आपके पास ना हो, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके अलावा 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द डिजायर्ड फील्ड की, जो भी, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर साइंस की जो भी फील्ड है ना, कि आपने प्रोग्रामिंग की हो या कुछ की हो, तो 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस इस चीज का होना चाहिए। तो ये है आपका स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ये हमने देखा कंप्यूटर्स के लिए, आईटी ऑफिसर आप कह सकते हो। इसी के जैसा ही सेम आपका सीए के लिए भी होगा,
लॉ ऑफिसर्स, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स। तो ये सब के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज दी गई हैं जो इन्हीं से ही रिलेटेड है, तो वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरी तरह से मिल जाएगी। तो आप IBPS की साइट में जा सकते हैं, वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिसर स्केल 3, सीनियर मैनेजर, स्केल 3 है, बड़ी पोस्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉर्मल बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। प्रेफरेंस जो है वो इन डिग्रीज वालों को कहा गया है कि दिया जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर बोलता है तो यहाँ पे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बाकी की डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में और इन डेप्थ मिल जाएगी, बाकी जरूरत उतनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हमने बात की PO की, अब यहाँ देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट मतलब कि क्लर्क। तो जनरली जो जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं बच्चे, तो वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस एग्जाम के लिए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत आसान एग्जाम होता है, ठीक है, प्री भी और मेंस भी। PO और क्लर्क, RRB का एग्जाम बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू बाकी बैंकिंग के एग्जाम्स के, और आराम से आपके पेपर निकल भी सकते हैं, आपको थोड़ा सा अगर चीजें आती होंगी तो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऑफिस असिस्टेंट की, जो कि क्लर्क की पोस्ट होती है या फिर मल्टीपर्पज भी आप कह सकते हैं, तो इसमें जो एज है तो वो रहेगी आपकी 18 इयर्स से लेकर 28 इयर्स तक की, ठीक। और अगर डेट की बात की जाए तो 93 के पहले वाले, 2 जून 1993, इससे पहले वाले इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, और 1 जून 2003 इसके बाद के लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। तो इस डेट के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि अगर आपकी बर्थ डेट इन दोनों के बीच में आ रही है तो फिर सही है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये इसमें भी ये दोनों डेट्स क्या है आपकी, इंक्लूसिव है, मतलब ये भी इंक्लूडेड रहेगी, ये भी डेट इंक्लूडेड रहेगी, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसकी अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो नॉर्मल है यार, बिकॉज देखो आप 18 से 28 तक के स्टूडेंट्स को जब आप ले रहे हो तो उनके पास जनरली क्या होता है, एक बैचलर्स डिग्री होगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों का एक्सपीरियंस भी रहता है, बाकी यहाँ एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर पे आपको वर्किंग आनी चाहिए, और दूसरा जो भी स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हो वहां की एक लोकल लैंग्वेज जो है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी खासी होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू डील विथ दोस पुअर पीपल, है ना, जो वहां ग्रामीण पीपल है, आपको उनके साथ में डील करना है। That's the reason. चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो अगर मैं बोलूं एग्जाम पैटर्न बहुत ही अच्छा है, इसका काफी आसान भी है, बार बार मैं वही चीज कह रही हूँ, आराम से पेपर निकल सकता है। तो देखो, फेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम जिसे हम कहते हैं, तो इसमें आपके 2 सेक्शंस आएंगे। एक आएगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जो मैथ्स होता है, क्वांट वाला पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अरिथमेटिक्स, एप्रोप्रिएट्स, DI, ये सब पूछा जाता है और एकदम इजी पूछा जाता है। अगर आप 10th तक पढ़ाई किए हो एकदम अच्छे से बैंक मैथ्स को, तो फिर आराम से आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा होता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग भी आसान रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभी SBI क्लर्क का क्रैश कोर्स भी चल रहा है हमारे चैनल पे, अगर आपने उससे भी कंटिन्यूअसली देखा है ना, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि वही चीजें आनी है, कोई बहुत चेंज नहीं होना है, सिर्फ एग्जाम का नाम चेंज हो जाता है, पैटर्न वही रहता है, ठीक है। कि प्रॉफिट लॉस से तो आने ही आना है क्वेश्चन, बिकॉज SBI प्री है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ RRB प्री की, तो कितना ही डिफरेंस आ जाएगा दोनों में, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि बल्कि RRB प्री तो और आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आपने उसको, तो इसलिए उन क्लासेस को आप अटेंड कीजिए, सर लोग वहां पे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैथ्स में से, 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रीजनिंग में से, मतलब टोटल कितना हो गया आपके पास में 80 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं, 40 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया आपका 40, लेकिन इसमें टाइम दिया गया है, टाइमर सेट है 45 मिनट्स। सोचिए 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। बिकॉज टाइम कम है, तो क्या आपको लगता है क्या कि क्वेश्चंस इतने हार्ड दे देगा कि बना नहीं सकते? ये लोग प्रिपेयर ही उस तरह से करते हैं कि आप आराम से इसको दे सकते हो, है ना। तो
आराम से सोचिए, प्लान अप कीजिए और तैयारी आज से स्टार्ट कर दो। तो ये चीज समझ में, 45 मिनट्स को आपको टाइम दिया गया रहेगा, जिसमें टाइमर सेट रहेगा और उसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 40 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं फेज 2 की। अगर मैं बोलूं फेज 2 मेंस की बात अगर करूं तो उसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट्स में पहला क्या रहेगा, पहला रहेगा आपका इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी आप ऑप्ट करोगे वो आपके ऊपर है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये काफी अच्छा हो जाता है उनके लिए जो हिंदी मीडियम से है ना। वहां पर यहाँ पे आप बहाना नहीं दे सकते कि हमारी इंग्लिश वीक है इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपके पास हिंदी भी है, आप बिल्कुल हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं। तो हिंदी या फिर इंग्लिश, टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के। सेकंड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें आपको 40 क्वेश्चन आएंगे लेकिन मार्क्स कितने रहेंगे, 50 मार्क्स। इस चीज को याद रखिएगा। सेम रीजनिंग में भी आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे और मार्क्स रहेंगे 50। तो मार्क्स जो है, वेटेज जो है वो आपका मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा हो जाता है ना। तो इस चीज को आपको यहाँ पे अच्छे से करना है। देन फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, है ना, जनरल और फाइनेंशियल, इसमें क्या आएगा, इसमें आपके करंट अफेयर्स आते हैं पिछले 6 मंथ्स के। इसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो पूछे जाते हैं, या फिर उनकी जो टर्मिनोलॉजीज है, लाइक चेक ट्रंकेशन क्या होता है ये पूछ सकता है। इस तरह की चीजों को, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट अभी कितना है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इन चीजों को यहाँ पे डील की जाती है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस की, तो इसमें भी आएंगे आपके 40 क्वेश्चंस और मार्क्स होते हैं 40। कंप्यूटर के आपके 40 क्वेश्चंस होंगे लेकिन मार्क्स कितने हैं, 20। लेकिन ये 20 मार्क्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, छोड़ना नहीं है। कंप्यूटर काफी आसान आता है, कोई लेक्चर होगा तुरंत इसको अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे कि किस तरह के कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें देख लेंगे, एक बार में पढ़ लो, सब समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। प्रिंटर क्या होते हैं, कितने टाइप के प्रिंटर्स होते हैं ये पूछ दिया जाता है। लैन, वैन, मैन, ये सबको पूछता है। तो ये सब हमने स्कूल टाइम में भी पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे भी उसकी में अद्वैत में आपको हेल्प पूरी तरह से मिल जाएगी, इससे रिलेटेड काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। टोटल की अगर मैं बात करूं तो देखिए 200 क्वेश्चंस टोटल, और टोटल मार्क्स कितने हुए, 200 प्लस करके देख लो, समझ आ जाएगा, ठीक। आवर्स की अगर बात की जाए तो 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा। देखिए अब ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ आरआरबी क्लर्क और पीओ की। पीओ मतलब क्या हुआ, ऑफिसर स्केल 1 की, ठीक है। यहाँ स्केल 2 और स्केल 3 नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर मैं बात करूंगी स्केल 2 की तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो एग्जाम होती है तो वो आपके स्पेशलिटी आपकी जिस सब्जेक्ट में रहेगी उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके अलावा ये पूछा जाता है। पर यहाँ पे चूंकि हमारे पास समय भी कम है तो इसलिए यहाँ मैंने जो मेन चीज बताई है वो ये है कि अगर आप पीओ और क्लर्क स्पेसिफिकली अगर ये 2 एग्जाम्स दे रहे हैं, पीओ मतलब ऑफिसर स्केल 1 की, तब ये पैटर्न रहेगा दोनों के लिए सेम। बस ये है कि थोड़ा सा जो पेपर का लेवल होता है वो क्लर्क में आपको कम मिलेगा, पीओ में थोड़ा सा हाई मिलेगा। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो एक बार ये देख लेते हैं कि कट ऑफ कैसा गया है। अगर क्लर्क और पीओ प्री 2020 के कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूं स्टेट वाइज, तो मैंने बहुत सारे स्टेट नहीं लिए हैं पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में यहाँ मैंने बताया है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करूं मैं आंध्र प्रदेश की, तो क्लर्क का कट ऑफ 2020 में आंध्र प्रदेश का गया था 76.25, और वहीं अगर मैं पीओ की बात करूं तो पीओ का गया था 52.75। ये डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज कहीं ना कहीं क्लर्क का पेपर आपका इजी होता है, कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, और पीओ का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। तो देखिए 200 में से ये आया, मतलब कंपटीशन तो है ना, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप इस कंपटीशन को किस तरह से ग्रैब करते हैं। अगर बात की जाए बिहार की, तो देखिए हर स्टेट वाइज कट ऑफ जो है वो सबके अलग अलग जाते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म लोग क्या करते हैं स्टेट वाइज भरते हैं, बिकॉज वहां की लैंग्वेज जो है वो हमें पर्टिकुलरली आनी चाहिए। तो बिहार की अगर बात की जाए तो 75.5 ये है क्लर्क का कट ऑफ, और ये सेम आपका पीओ का कट ऑफ कितना गया है 48। बात करूं मैं हमारे छत्तीसगढ़ की, हमारे छत्तीसगढ़ तो 70.5 ये है क्लर्क का कट ऑफ, और पीओ का गया है 43.25।
25 और इसी तरह से यहाँ पे सबके ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट्स के यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन्हें आप देख सकते हो, साथ में एनालाइज कर सकते हैं कि ओके इतने मार्क्स की तैयारी तो हमको रखनी है। और एक चीज है बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, मैं आज आपको एकदम इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, ठीक है। पहला चीज होता है स्पीड, स्पीड आपको आनी चाहिए। दूसरा एक्यूरेसी, ऐसा नहीं कि स्पीड में आपने 200 क्वेश्चंस पूरे बना लिए लेकिन उसमें से 150 गलत हो गए, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है ना। आप भले क्वेश्चंस को कम बनाओ लेकिन एक्यूरेसी के साथ बनाओ, तब क्या होगा आपका जो ये जो आपका जीतने का जो वो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो काफी हाई हो जाएंगे। कब? जब आप एक्यूरेसी के साथ में बनाओगे। तो इस चीज को आप याद रखिए, भले ही क्वेश्चंस आप एक लेवल तक के ही बनाओ लेकिन अगर एक्यूरेसी के साथ में अगर पूरे सही हो गए ना तो वो आपको ले ही लेगा, सिलेक्शन डन है आपका, ठीक है। और बल्कि ना 2 से 3 मार्क्स तो बोनस भी मिल जाते हैं अगर पूरा सही है तो इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है कि इतनी चीजें रहेंगी। ये इस तरह से आपका कट ऑफ मैंने यार 2020 का ही दिया, इसके अलावा 2019-18 भी आप चाहें तो आप एनालाइज कर सकते हैं, बाकी उतना ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि मैं रहती हूँ पॉइंट टू पॉइंट बात करने पे ज्यादा विश्वास करती हूँ। और उसमें यह है कि फॉर्म आ चुका है, भर दो, तैयारी चालू कर दो, ठीक है। कट ऑफ 1 नंबर गया हो, कट ऑफ 100 नंबर गया हो, हमको क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। वैकेंसी कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीट एक है वो हमारी है, इस चीज को याद रखिए। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।